हेलो साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी के डिजिटल मंच के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो कि कनिष्ठ अनुदेशक का है। उसी पेपर को अपन हल करने वाले। इसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि जो आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे। तो बड़ा अच्छा पेपर था। तो चलो शुरू शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले देखो, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। तो अगर आप नए हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं भी करोगे तो आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें आप। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने बना हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कानड़दे प्रबंध, ठीक है। तो कानड़देव प्रबंध के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। कानड़देव सोनगरा, जो कि जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना उस समय, ठीक है, 1311 के अंदर जालोर पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है। एक तो 1311 के ऊपर तो जालोर पर आक्रमण किया था, जबकि 1308 पर है ना सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी कहने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि भी अगर सिवाना को जीत लिया तो फिर जालोर को जीतने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए उसको कुंजी कहा जाता है, ठीक है। कि फिर सारे डायरेक्शन और मार्ग थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए उसे जो सिवाना का दुर्ग है उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में आक्रमण किया था, उनका जो सेना का जो नेतृत्व किया था कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। किसने किया? कमालुद्दीन गुर्ग ने। और इधर कानड़देव चौहान जो थे, इनकी सेना का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? दहिया बीका ने किया था, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तो इसमें दहिया बीका जो था, दहिया बीका ने बिसाब अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर, ठीक है, गुप्त रास्ते बता दिए दुर्ग के। और इसी कारण फिर कानड़देव चौहान की हार भी हुई थी, पराजय हुई थी। फिर यहाँ पर साका हुआ था, ठीक है। साका हुआ था, इस यहीं पर साका हुआ था, ठीक है। कानड़देव, उसका पुत्र वीरमदेव और अन्य जो राजपूत योद्धा थे ना, सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे और महिलाओं ने जोहर भी किया था, ठीक है। फिर 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग पर वो अधिकार भी हो गया था पूरा कंप्लीट। और इसकी एक जानकारी जो मिलती है आपको, ये कानड़देव प्रबंध ग्रंथ है ना, ये किसका है? पद्मनाभ का। किनका? पद्मनाभ का। और इसके अलावा एक और सोनगढ़ विवाद, उसमें भी आपको इस जालोर आक्रमण का जानकारी मिल सकती है। तो ये जो तथ्य थे सारे मैंने आपको बता दिए। पहले तो मैं आपको एक तथ्य और बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव प्रबंध, अलाउद्दीन खिलजी का वो आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था ना, वो 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी गुजरात, तो कानड़देव प्रभात ने अपना जो सेना भेजा था, जेता जेता सोनगरा, उनको भेजकर जो है वहाँ से टैक्स वसूल किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। तो फिर जेता ने जाके दिल्ली बताया था, तब से उनकी नाराज़गी चल रही थी भाई कानड़देव प्रबंध और जालोर वालों से, इसलिए फिर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वे कौन सा जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बहुत, ये तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वो बाड़मेर प्रसिद्ध है। कौन सा? बाड़मेर प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अजरक प्रिंट होता क्या? अजरक प्रिंट का मतलब एक ये हस्तकला होता है कि बेजोड़ नमूना होता है बाड़मेरी प्रिंट। बाड़मेरी प्रिंट में क्या होता है? कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। इसमें जो रंग लिया जाता है ना, एक तो लाल रंग, मुख्य तो बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो लाल रंग, एक नीला रंग। ये भी सवाल एक बार पूछा हुआ। लाल रंग और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट के अंदर, ठीक है। तो ये अपना अजरक प्रिंट था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो कौन हो सकता है आप बता दें। दयाल दास, शिवचरण चारण शिवदास, मुणोत नैन्सी और पद्मनाभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुणोत नैन्सी। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के जो लेखक है वो कौन है? मुणोत नैन्सी है। कौन है? मुणोत नैन्सी है। तो देख लेते हैं मारवाड़ प्रगनारी विगत के अंदर क्या बताया गया।
तो मारवाड़ प्रज्ञा विगत जो है इसके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले किसने लिखा था, तो ये बिल्कुल लिखा था किसने, मुणोत नैन्सी ने। मुणोत नैन्सी की मैं बात कर लूँ तो ये महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनके दरबार में रहते थे, ठीक है, उनके दरबार में दीवान थे। इनके दो ग्रंथ है, एक तो मारवाड़ प्रज्ञा विगत हो गया, दूसरा अब मैं बात कर लूँ तो कौन सा हो जाएगा, नैनसिरी ख्यात। कौन सा हो जाएगा, नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात है, नैनसिरी ख्यात, ठीक है। ये दो हो गए। मारवाड़ प्रज्ञा विगत है, इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है भाई, ये भी आपको याद रखना, मारवाड़ का गजेटियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था 1610 में हुआ था, ठीक है, 1610 में हुआ था। 1670 के अंदर इन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्यों सुसाइड कर लिया था, क्योंकि जसवंत सिंह ने इन पर आरोप लगा दिया था कि भाई 1 लाख का गबन किया, तो इन पर जुर्माना लगा दिया, इसलिए इसने, इनके भाई सुंदर सिंह ने और इनने आत्महत्या कर ली थी। तो और बात कर ले तो इसके अंदर क्या बताएगा, जो अपना जो है मारवाड़ प्रज्ञा विगत है, इसके अंदर महाराजा जसवंत सिंह के अधीन 7 प्रज्ञ थे भाई। 7 प्रज्ञ का वर्णन मिलता है आपको, किसमें, 7 प्रज्ञों का वर्णन मिलता है मारवाड़ प्रज्ञा विगत के अंदर। कितने प्रज्ञों का वर्णन मिलता है, तो 7 प्रज्ञों का वर्णन मिलता है। ये एक प्रकार का मारवाड़ का गजेटियर है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे गांव में पहले पहले जो खालसा और जागीर गांव होते हैं उनकी अलग अलग आमदनी, सारा विवरण इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। प्रत्येक गांव की भौगोलिक स्थिति के साथ रेखा, 5 वर्ष की आमदनी, गांव की उपज कितनी होती है, ये सारी बातें इसमें अंकित होती थी। और इसके अलावा भी जाति के अनुसार भी गांव की आबादी, पानी पीने के साधन का उल्लेख भी आपको मिलता था, इसलिए से मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें मैं बात कर लूँ तो मारवाड़ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उसके बारे में भी अत्यंत प्रमाणिक स्रोत इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मारवाड़ प्रज्ञा विगत में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। इसका लेखक जो है मुणोत नैन्सी है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, बहुत शानदार सवाल है भाई, ठीक है। तो देखते हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल गोरा बादल महल और नवलखा जो बुर्ज है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो देखो ये नवलखा जो है ना, राजस्थान में बहुत सारे तथ्य नवलखा से संबंधित है। तो आज देखो ये सारा क्लियर कर ही लेते हैं अपन कि नवलखा क्या क्या है, ठीक है, पूरा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ नवलखा झील की। नवलखा जो झील है ना, नवलखा झील कहाँ पड़ती है, ये बूंदी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बूंदी में, ये ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना, ठीक है। इसके नवलखा दुर्ग की बात कर लूँ, नवलखा दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो नवलखा दुर्ग आपका झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है, झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है। नवलखा बुर्ज जैसा कि अभी अभी बताया आपको चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नवलखा बावड़ी की बात कर लूँ, नवलखा बावड़ी कहाँ पड़ती है, तो नवलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है, डूंगरपुर में पड़ती है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा भी बात कर लेके, जैसे नवलखा दरवाजा पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो नवलखा दरवाजा आपका जो पड़ता है ना, वो कहाँ पड़ता है, नवलखा दरवाजा पड़ता है रणथंभौर में। कहाँ पड़ता है, रणथंभौर के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नवलखा बाग पूछ लिया जाएगा कभी, तो ये भरतपुर में पड़ता है। नवलखा बाग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ नवलखा सरोवर कहाँ पड़ता है, तो ये 12 में पड़ता है भाई। नवलखा सरोवर 12 में पड़ता है। इसके अलावा नवलखा महल की बात कर लूँ तो उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, उदयपुर में। नवलखा महल कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नवलखा मंदिर, ये पूछा हुआ सवाल है भाई, एग्जाम में आया हुआ है। नवलखा मंदिर का स्थित है, तो पाली में स्थित है। एक तो नवलखा झील और एक नवलखा मंदिर, दोनों तथ्य एग्जाम में पूछे हुए हैं। सारे नवलखा के जितने भी तथ्य उसमें से एक तो झील, एवं नवलखा दुर्ग, एक नवलखा मंदिर, तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कोई तथ्य, नवलखा स्तंभ भी आ जाए, स्तंभ और बुर्ज एक ही होता था, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में अपने। तो सारे तथ्य मैंने बता दिए। इंपॉर्टेंट जो है मैं वापस से एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो हो गया आपका नवलखा झील, ठीक है, एक हो गया नवलखा झील हो गया, एक हो गया नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर, एक आपका जो हो गया नवलखा मंदिर हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, नवलखा नवलखा दुर्ग। ये जो है ना एग्जाम में पूछे जो है नवलखा से, वो बता रहा हूँ मैं, दुर्ग। देखो नवलखा झील बूंदी में पड़ती है। नवलखा झील कहाँ पड़ती है, बूंदी में। नवलखा मंदिर पाली में, नवलखा मंदिर पाली में। और नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में। ये 3 तथ्य तो आपको याद ही रखने, हमेशा याद रखने। जैसे कि एक नवलखा बुर्ज भी जो इस एग्जाम में पूछ लिया था, तो 4 तथ्य हो गए एग्जाम में पूछे हुए। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़, नवलखा झील बूंदी, नवलखा मंदिर पाली, नवलखा दुर्ग झालावाड़। तो ये तथ्य आपको याद रखना। जितने भी नवलखा के तथ्य थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। कारण ये था कि पाली में भी एक है, जोधपुर में भी एक है, तो दोनों में था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। संभावित यही कारण था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, बिल्कुल ये आ गया। संत लालदास जी देश के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अपन देखते हैं। मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधार और सरल जीवन। तो लालदास जी जो जाने जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक सद्भाव, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लालदास जी संबंधित कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं भी। लालदास जी का जो भी राजस्थान के कौन से ज़िले से संबंध है और लालदास जी का जो संप्रदाय है उसके बारे में क्या विशेषता है, तो वो सारी चीज़ें अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा स्पेस लेके कि ये हो गया स्पेस अपना। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं। लालदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वो मेवात अलवर के धौलीदूब गांव में हुआ था। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, धौलीदूब गांव में हुआ था। कौन सा, अलवर के धौलीदूब गांव में। ठीक है, दूसरे में बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इनके पिता की बात कर लूँ तो चांदमल इनके पिता थे। इनके पिता कौन थे, चांदमल इनके पिता थे। ठीक है, इनके गुरु की बात कर लूँ तो गद्दन चिश्ती, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, लालदास जी के जो गुरु है कौन है, गद्दन चिश्ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, आप एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, और इनका पंथ है, जो इनका जो संप्रदाय है वो लालदासी संप्रदाय है, और इनके जो ग्रंथ है लालदास की चेतावनी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके समाधि स्थल की बात कर लूँ तो शेरपुर है भाई, समाधि इसकी कहाँ बनी हुई, शेरपुर अलवर में बनी हुई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, साल में 2 बार लगता है। एक तो अश्विनी एकादशी को लगता है, दूसरा माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लालदास जी का जो एक और तथ्य है जो एग्जाम में बना था, आरपीएससी ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि वह कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर व्यक्ति को घोड़े पे बिठाया जाता है, घोड़े पे बिठा के उसका मुंह काला किया जाता है, मुंह काला के जूते की माला पहनाई जाती है, जूते की माला पहनाने के बाद गांव गांव घुमाया जाता है, और हर घर, गांव के हर घर के सामने से निकाला जाता है। फिर उनको निकालने के बाद फिर उनको शरबत पिला के फिर उसको अपने संप्रदाय में शामिल किया जाता है। तो वो यही संप्रदाय, कौन सा, लालदासी संप्रदाय। ठीक है, लालदासी संप्रदाय, ये आपको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने बताया यार, आरपीएससी ने एक बार पूछा है ये एग्जाम के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, ये अगला क्वेश्चन ही आ गया, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी स्थित है वो बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी स्थित है कहाँ स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। तो इसको मैं बता दूं, इसका निर्माण जो हुआ था राव अनिरुद्ध के काल के अंदर हुआ था, देवा द्वारा करवाया गया था। ये तथ्य भी, अब इसमें है क्या मैं बता देता हूँ। ये जो छतरी है ना, एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ, ये चबूतरा बना हुआ, चबूतरे के ऊपर बहुत सारी ऐसी छतरियाँ लगी हुई है, उसके ऊपर छत डाली हुई है। ठीक है, उसे छतरी कहा जाता है। ठीक है, एक बरामदा बना हुआ, उसमें पूजा स्थल भी है, और इसकी जो नक्काशी है ना बड़ी शानदार है। ठीक है, इसकी संरचना की मैं बात कर लूँ तो आधार में कई विभिन्न प्रकार के चित्र भी बने हुए हैं। दूसरी मंजिल पर देखें तो एक मध्य गोल वल्लाकार छतरी भी बनी, जिसके चारों ओर छोटे छोटे गुम्बद लगे हुए हैं। तो ये छतरी जो है राव अनिरुद्ध के काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था, ये तथ्य आपको याद रखना है। और ये कहाँ पड़ती है, बूंदी के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बूंदी के अंदर पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे, तो कौन शासक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव चंद्रसेन। ठीक, कौन थे भाई, राव चंद्रसेन। ठीक है, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये नागौर दरबार में गए भी थे लेकिन वापस लौट के आ गए थे। ठीक है, नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था, 1570 में हुआ था। ये तथ्य आपको याद रखना। देखो 1570 तो सभी को याद होगा, आपको जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कौन से मंथ में आयोजन हुआ था। ये अगर पूछ लिया ना तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको मंथ भी याद रखना। ठीक है, नवंबर में हुआ था, नवंबर 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जैसे मोरचंग एक प्रकार का है, तो मोरचंग क्या है ये आपको बताना। तो मोरचंग की मैं बात कर लूँ तो मोरचंग क्या है, मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है, एक वाद्य यंत्र, क्या है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, यानी ये हो गया बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और ये एक सुशीर वाद्य यंत्र, ये आपको याद रखना, फूंक देकर बजाया जाता है। कैसा वाद्य है, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है,
मोरचंग जो है धातु का बना होता है। देखो एक बार एग्जाम में आया था कि यहूदी होप के नाम से जाना जाता है। तो यहूदी होप किसे कहते हैं? यहूदी होप जो कहते हैं ना, वो मोरचंग को ही कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना आप। यहूदी हॉर्प ये आया था, यहूदी हॉर्प के नाम से जाना जाता है। तो वो मोरचंग को जाना जाता है। किसे जाना जाता? मोरचंग को जाना जाता है। अब इसमें इसकी आकृति में बता देते हैं। देखो ऐसा होता है ये बिल्कुल एक एक ये देखो, एक पीतल का जो कोई चिमटा जैसा होता है, चिमटा जैसा, ठीक है। उसके ऊपर या गोलाई के आकार में ऐसे ऐसे, गोलाई के आकार में ऐसे करके ऐसे, ये गोलाई के आकार में ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ये मोरचंग होता है, ठीक है। और ये धातु का बना होता है, और ये इसे यहूदी वीणा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे बजाते कैसे है भाई? इसे मुंह से बजाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाद्य यंत्र एक तो अंगूठा और एक तर्जुनी उंगली से पकड़ा जाता है। तर्जुनी उंगली पकड़ के मुंह में दबाया जाता है और फिर बजाया जाता है। शानदार आकृति आती है, ठीक है। और इसे मोरचंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति मोर जैसी है, इसलिए इसे मोरचंग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ठीक है, तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो जोधपुर के महाराजा कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखते भाई कौन था। उमैद सिंह, हनुवंत सिंह, गज सिंह और शार्दुल सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे भाई? हनुवंत सिंह थे उस समय, ठीक है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जोधपुर के शासक कौन था? हनुवंत सिंह। ये हनुवंत सिंह ही तो थे जो कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे उस समय, ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश करके फिर इनको राजस्थान में रखा था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूँ तो मारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, उनने क्या कहा था जब एकीकरण पर साइन कर रहे थे, तो मैं अपने डेट वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान का जब एकीकरण होता 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, ठीक है। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कितने समय में हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया था 8-7-14, 8-7-14, 8-7-14। अब आप अगर कोई जो पहले मेरा वीडियो ये देखा हुआ है तो मैं बता दूं कितने दिन में हुआ था, मुझे बता सकते हो आप? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने दिन भी बताए थे, अगर पहले के वीडियो आपने अच्छे से देखे ना तो मैंने आपको उसमें दिन भी बताए थे कि कितने दिनों में एकीकरण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट तथ्य ये बताया था कि देखो 1948 में 3 चरण हो गए थे, 1949 में अपने 2 चरण होते, 1950 में 1 चरण होता, 1956 में 1 चरण होता। टोटल सबको जोड़ते तो 7 चरण कंप्लीट। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ये सारे तथ्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो कि प्रधानमंत्री कौन कौन थे। तो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? बिल्कुल शोभाराम कुमावत बने थे भाई। कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे भाई? दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री वो गोकुल लाल असावा बने थे। कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्य लाल वर्मा बने थे, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा बने। चौथे चरण की मैं बात कर लूँ तो हीरालाल शास्त्री जो वो प्रधानमंत्री बने थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं अगली बात कर लूँ तो अगली बात में देखो मैं बता दूँ, पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने। दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल ने। तीसरे चरण का किसने करा था? चाचा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और चौथे चरण का किसने करा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था, ठीक है। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। मेरी ट्रिक याद रखना, बहुत शानदार है, कभी नहीं भूलोगा। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। तो इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है जैसा कि ये रहा। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखते कौन कौन से ऑप्शन है। पहले तो आपका वी.एन. मिश्र, फिर है अक्षय कीर्ति व्यास, फिर है ललित पांडे, फिर है वी.एस. सिंधे। तो सर्वप्रथम जो खुदाई की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने करी थी भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं अगले इसी आहड़ सभ्यता की बात कर लूँ तो देखो आहड़ सभ्यता के सारे तथ्य अपन क्लियर कर लेते, थोड़ा स्पेस लेके। आहड़ सभ्यता से एग्जाम में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आघाटपुर और आघाट दुर्ग
दोनों के नाम से जाना जाता है, ये तथ्य भी आप याद रखना है। आगाटपुर और आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो स्थानीय नाम है ना वो धुलकोट है। क्या है भाई? धुलकोट है। ठीक है, ये कहाँ मिली थी? तो ये उदयपुर के अंदर मिली थी, उदयपुर में आयड नदी के किनारे। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रखें। सर्वप्रथम उत्खनन करे था जो अक्षय कीर्ति व्यास ने करा था, कब करा था? 1953 में करा था। कब करा था भाई? 1953 में। इसके बाद जो करा था दूसरी बार उत्खनन करता था आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सौकलिया। कौन भाई? एच.डी. सौकलिया। ये तथ्य भी आपको याद रखना। ठीक है, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास, फिर आर.सी. अग्रवाल। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो किया था 1953 में, और आर.सी. अग्रवाल ने कब किया था? 1956 में। इसके बाद एच.डी. सौकलिया 1961 में उन्होंने किया था। सबसे आहार सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग तो था ना वो तांबा गलाना था भाई। प्रमुख उद्योग क्या था? तांबा गलाना। या बहुत सारी तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबा गलाते थे ये लोग। ठीक है, इसके अलावा मैं अगली बात कर लूँ तो यहाँ से तांबे के कुल्हाड़े भी मिले। ठीक है, या तांबे की भट्टियाँ भी मिली। आहड़ सभ्यता के पास ही तांबे की खाने भी थी। ठीक है, तांबे की खाने भी स्थित थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ 6 मुद्राएं मिली हुई। कितनी मुद्राएं मिली है? 6 तांबे की मुद्राएं मिली, जिसमें 3 पे मोहर लगी थी। एक मुद्रा पे तो एक और त्रिशूल भी है, दूसरी ओर अपोलो लिखा हुआ था। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में बना हुआ। इसके अलावा या जो मिले थे तांबे के बर्तन, कुल्हाड़ी और उपकरण भी मिले थे। तोल के बाट भी मिले थे यार, ये आपको याद रखना। ठीक है, और आहड़ के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे भाई। पक्की ईंटों से आहड़ के मकानों का निर्माण था। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आहड़ के जो लोग थे ना मृतकों को आभूषण के साथ ही दफनाते थे। और यहाँ के जो बर्तन बने थे वो लाल और काले रंग के थे भाई। मर्द बाण जो बने थे लाल और काले रंग के, छपाई उन पर होती थी। ठीक है, रंग करा हुआ था काले और लाल रंग का। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला अक्षय कीर्ति व्यास, फिर आपके आए थे आर.सी. अग्रवाल, फिर आए थे आपके वी.एन. मिश्र। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। एच.डी. सौकलिया, सॉरी वी.एन. मिश्र नहीं, एच.डी. सौकलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ग्वालियर अभिलेख के अंदर। कौन सा अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया है। ये तथ्य आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बनता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, कि लक्ष्मण का वंशज गुज्जर प्रतिहारों को कौन सा अभिलेख में कहा गया? तो ग्वालियर अभिलेख के अंदर गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका जो रचित है किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राग चंद्रिका के लेखक कौन है? द्वारकानाथ भट्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सही आंसर होगा हुसैन कुल्ली खां। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व के अंदर अकबर की शाही सेना ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर जोधपुर का जो शासन है किसे दे दिया था? वो किसे दिया था भाई? राय सिंह को दे दिया था बाद में। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले मोटा राजा उदय सिंह को दिया था। ठीक है, जोधपुर का कब्जा। अगले क्वेश्चन की जो कि मोटा राजा उदय सिंह जो कि वहाँ चले गए थे, वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्होंने। ठीक है, नागौर दरबार में कर ली थी उन्होंने। तो फिर जो जोधपुर राज्य उन्हें सौंप दिया था। अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है ये आपको बताना है, यानी कौन से एरिया में बोली जाती है ये आपको बताना। तो देखो मैं बता देता हूँ, अहिरवाटी और मेवाती ये अपना राजस्थान है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, और मेवाती देखो इधर पड़ता है अपना अलवर और भरतपुर, या पड़ता है मेवात, यानी हरियाणा से हरियाणा का जो एक जिला वो भी मेवात है। तो यहाँ पर बोली जाएगी। देखो यहाँ पर कौन सी दिशा हो रही थी? उत्तर और पूर्व दिशा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में तो अपनी निम्बाड़ी और वागड़ी बोली जाती है। ठीक है, ये तथ्य भी हो। मध्य पूर्व की बात कर लूँ तो मैं ढूंढाड़ी बोली जाती है। पश्चिम की मैं बात कर लूँ तो मारवाड़ी, डाडी, बाड़मेर की जो है थली वो बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा शानदार सवाल है। ये आ गया। ठीक है, बड़ा लंबा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा है। तो राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो 1934 में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कौन सा प्रजामंडल था? तो जो प्रजामंडल था वो जोधपुर प्रजामंडल था। कौन सा प्रजामंडल? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1918 में देखो चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की बात कर ले अपन तो कब हुई थी? 1920 में हुई थी।
मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920, जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1929 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और मारवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुष्कर। स्थान याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, पुष्कर। और अध्यक्षता किसने करी थी? चांदकरण शारदा ने करी थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना, किसने करी थी? चांदकरण शारदा ने। जबकि मारवाड़ यूथ लीग की मैं बात कर लूँ ना, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने करी थी? तो मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना करी थी वो जयनारायण व्यास ने करी थी। कब करी थी? ये इंपॉर्टेंट है आपके, 10 मई 1931 में करी थी। ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने करी थी? जयनारायण व्यास ने करी थी, 1931 में करी थी। ये भी आपको याद रखना है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ ने करी थी। कर्सना दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? ये सवाल एग्जाम में पूछा, 1936 में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया? 1936 में। कर्सना दिवस का जो संबंध है वो मारवाड़ प्रजामंडल से है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। तो और इसके अलावा जयनारायण व्यास की मैं बात ही कर लेता हूँ। जयनारायण व्यास का जो है, इनकी 2 किताबें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मारवाड़ की अवस्था, कौन सी होगी? मारवाड़ की अवस्था। एक होगी मारवाड़ की अवस्था, दूसरी मैं बात करूँ पोपाबाई की पोल। ये तो बहुत बार पूछा हुआ भी, पोपाबाई की पोल। ठीक है, पोपाबाई की पोल बहुत बार पूछा हुआ सवाल एग्जाम के अंदर। इनके अलावा 3 समाचार पत्र थे इनके। कितने? 3 समाचार पत्र थे। कौन कौन से? एक तो इनका था अखंड भारत। कौन सा? अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत। ठीक है, एक इनका था पीप। ठीक है, और एक इनका था आगी बाण। कौन सा? आगी बाण। ठीक है, ये मारवाड़ी का सबसे पहले। राजस्थानी जो समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आगे बाड़ी था। अंग्रेजी ये पीप था ही, ये दिल्ली से प्रकाशित होता था, पीप। और अखंड भारत बॉम्बे से प्रकाशित होता था, हिंदी का समाचार पत्र था। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बिल्कुल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना आपको। ठीक है, सही युग में सुमेलित कीजिए। जसनाथ जी, शीतला जी, जाम्बू जी, जीर्ण माता जी। जसनाथ जी का जो है, तो इसको सही सुमेलित कर लेते हैं बिल्कुल अपन। जसनाथ जी का जो संबंध है कतरेसर बीकानेर से है। ठीक है, कतरेसर बीकानेर में इनकी पीठ है। शीतला माता की मैं बात कर लूँ तो चाकसू जयपुर हो जाएगा आपका। ठीक है, जीर्ण माता की मैं बात कर लूँ तो रेवासा सीकर में हो जाएगा आपका। ठीक है, और जम्बू जी की मैं बात कर लूँ तो मुकाम नोखा में हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। हाँ, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का जो छठा रोपवे बन रहा ना, वो काजल सीकरा पाटी जीर्ण माता पर यही बन रहा, छठा रोपवे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में 5 रोपवे कौन कौन से सर, वो भी बता दीजिएगा। सबसे पहले रोपवे की अपन बात कर ले तो सुंदा माता वाला हो गया। दूसरा उदयपुर की मनसा पूर्णा माता हो गया। तीसरा अपना पुष्कर हो गया। ठीक है, चौथा अपना सामोद हो गया, सामोद बालाजी। ठीक है, और 5वां जो है ना वो है खोले हनुमान। ठीक है, खोले हनुमान जयपुर वाला। ये 5 रोपवे है। और छठा ये पर बनने वाला जो मैंने आपको बता दिया, काजल सीकरा जीर्ण माता के यार। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 रोपवे हो गए, आपको याद रखना है बिल्कुल। राजस्थान में कितने रोपवे हो गए? 6 रोपवे। ये बनने के बाद 6 हो जाएंगे, फिलहाल तो 5 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज प्रशस्ति। ठीक है, राज प्रशस्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोट दीजी। कोट दीजी से मिले। कहाँ से मिले भाई? कोट दीजी से मिले। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की बात कर ले तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में किया था। और इसके अलावा उत्खनन जो हुआ था 1961 से 69, किसने किया था? एक तो बीबी लाल है, बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एमडी खरे, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, 3 लोगों ने उसका उत्खनन किया था। और यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य है, गोल कुओं के साक्ष्य है, बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य है, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। और 2 खेत गेहूँ और चना एक साथ एक ही खेत में 2 फसलों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जुते हुए खेत बार बार पूछा जाता है, कॉमन सवाल हो गया। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। ठीक है, कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ 5 स्तरों पर हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले 2 स्तर तो सिंधु सभ्यता से भी पुराना है, अगले 3 जो स्तर है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन है। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके सामने। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नवल सागर जो तालाब स्थित है वो बिल्कुल कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है भाई। नवल सागर तालाब का स्थिति, ये पहले भी सवाल आया था शायद 1-2 दिन पहले जो पेपर करवाया था उसमें आया था। ठीक है, नवल सागर तालाब का बूंदी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा लालदास जी। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इनका पोस्टमार्टम किया था अपन ने, सब कुछ बताया था। इनका जन्म धौलीधूप में, उनकी समाधि जो कि शेरपुर में बनी हुई। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने बताया था इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु कौन थे भाई? इनके गुरु थे गद्दन चिश्ती। एग्जाम में बना हुआ सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान और डेली हराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम नारायण चौधरी द्वारा प्रचारित किया गया था, जिससे कि ये जो खबर है सीकर के किसानों की वो पूरे देश में प्रचारित हो गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोराधाय ने मारवाड़ के देश की जान बचाई थी। तो घोराधाय को जो मारवाड़ किसकी जान बचाई थी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह की जान बचाई थी। ठीक है, अजीत सिंह की जान बचाई थी। इन्हें कान का कच्चा भी कहा जाता है। ठीक है, और घोराधाय को मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अजीत सिंह की जान बचाई थी। ठीक है, इसके अलावा अजीत सिंह ने, जो कि दुर्गादास ने इनकी काफ़ी मदद करी थी, आखिरी टाइम में दुर्गादास को ही अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, इसलिए इसे कान का कच्चा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर के किस कच्छावा शासक ने 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखते कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। किसने करी थी भाई? महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 25 का देखते कौन सा जोड़ा सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी परमार का संबंध मारवाड़ से नहीं था भाई। परमार का संबंध मारवाड़ से नहीं, परमार का संबंध तो आप माउंट आबू से था, माउंट आबू और सिरोही से। ठीक है, बाकी गोहिल मेवाड़ से था, भाटी जैसलमेर चालुक्य गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि समय वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, मांडल के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मैनाल, बेड़च और बनास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? ये तथ्य आपको बताना। 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, देखो ये राजस्थान का मैप बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गंगानगर हो गया, या बीकानेर हो गया, या आपका जैसलमेर हो गया, और ये बाड़मेर हो गया। ये 4 ही जिले ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है, वो टच होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से देखो गंगानगर आ गया, बीकानेर, बाड़मेर आ गया, लेकिन हनुमानगढ़ तो टच होता ही नहीं। तो ये करीब कैसे हो सकता है? तो ये भी तथ्य आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी सीमा की मैं बात कर लूँ तो देखो ये हो गया अपना। ठीक है, सबसे 168 किलोमीटर जो कि टच होता है ये बीकानेर होता है। ठीक है, 464 जो टच होता है ये जैसलमेर होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ 210 जो टच होता है। ठीक है, 210 जो टच होता है कौन होता है? गंगानगर होता है। 228 जो टच होता है वो बाड़मेर होता है। ठीक है, तो ये सीमा भी आप याद रख सकते हो। मोस्ट डाई रिवर क्या है? तो डाई रिवर का जो संबंध है वो कहाँ से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा देखते हैं। उदयपुर, कोटा, उदयपुर, कोटा, कोटा के बाद देखते कौन सा ऑप्शन है? अजमेर, अजमेर के बाद दौसा। तो डाई नदी जो है ना, मैं बता देता हूँ, इसका संबंध अजमेर से है, अजमेर से निकलती है। डाई नदी राजस्थान में बहती है, बनास नदी की सहायक नदी है। ये तथ्य आपको याद रखना है। अरावली की पहाड़ियों से राजगढ़ गांव से निकलती है। ठीक है, अजमेर जिले से निकलकर ये टोंक जिले के बनास नदी में मिल जाती है। ये बरसाती नदी है, केवल बरसात आती है तभी बहती है। ठीक है, और आगे जाने के बाद स्वयं ये चंबल नदी में विलय हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, ठीक है, अजमेर का जो मैप है ना मैं आपको बताता हूँ। देखो एक कहाँ से निकलती है, मैप के अनुसार बताता हूँ तो शायद आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। मैं अजमेर की मैप की बात कर लूँ तो ऐसा मैप है अजमेर का, देखो ऐसा थोड़ा तिकोना। ठीक है, और यहाँ से निकलती है ये नदी, यहाँ से निकल के फिर टोंक से फिर बनास में मिल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है? यानी बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्घ, बरखान, सीफ, अनुप्रस्थ। तो बरखान जो है ना वो अर्धचंद्राकार
बालू का स्तूप है। राजस्थान में सबसे खतरनाक जो बालू का स्तूप है वो भी बरखान है, ठीक है। कैसे आकृति होती है देखो मैं बताता हूँ, ऐसे आकृति बनाते हैं अर्धचंद्राकार, बिल्कुल ऐसे आकृति बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी। और ये 2-2 मिनट में अपनी जगह भी बदल देते, कभी या कभी या कभी या, गतिशील भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है, ये आपको बताना है। कौन सी जो खारे पानी की झील है वो लूनी बेसिन में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पचभद्रा, जो कि बाड़मेर में पड़ती है, लूनी बेसिन में आती है, ठीक है। नक्की झील आपकी माउंट आबू में होगी, सिल्लीसेठ झील अलवर में होगी आपकी, तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में होगी। कहाँ होगी? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। सांबर झील 3 जिलों में आती है, नागौर, जयपुर, अजमेर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तीनों दिए हुए तो आपको जयपुर ही करना है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 31, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना। तो कोठारी नदी जो निकलती है ऑप्शन नंबर भी, दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कोठारी नदी पर मेजा बांध भी बना हुआ भीलवाड़ा में, ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गोकुंदा की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना वो बेड़च नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। जबकि बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो खारी नदी निकलती है। बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी? खारी नदी निकलती है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है, ये आपको बताना है। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवाई माधोपुर। देखो बनास बेसिन का जो एरिया जहाँ जहाँ आता है ना वहाँ भूरी मृदाएं पाई जाती है, जैसे टोंक में, अजमेर में, ठीक है, चित्तौड़ में। जब बनास नदी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ पर भूरी मृदा पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर के अंदर भी बहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करौली, कोटा, भरतपुर और भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया भाई, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया क्योंकि शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो तो 12 में का है, 12 में, इसलिए 12 ऑप्शन में नहीं था, तो फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बिल्कुल उपाद्र में, उपाद्र प्रदेश के अंदर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। सॉरी कुछ ये उपाद्र नहीं होगा इसका जो राइट आंसर होगा अर्धशुष्क होगा। स्टेपी प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है ना वो अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैप से आपको बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका उत्तर ये माना है लेकिन ये गलत उत्तर है, ठीक है। राइट उत्तर तो मैंने आंसर की के अनुसार डी माना है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा ये डी। ये हो गया शुष्क प्रदेश, ये हो गया अर्धशुष्क प्रदेश, ठीक है। ये आपका अरावली आ गया, अरावली का आसपास में उपाद्र हो गया, और ये नीचे अपना आद्र, हाड़ौती का पट्टार आद्र हो जाएगा, ठीक है। और यह कोटा, ये जो अपना भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़, ये आद्र में आ जाएगा, ठीक है। और यह उपाद्र आ जाएगा आपका। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, यह स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, उपाद्र में पाई जाती है, सॉरी अर्धशुष्क में पाई जाती है। अर्धशुष्क जो है ना, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ना कि उपाद्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है बिल्कुल उपाद्र माना है, लेकिन मेरे हिसाब से अर्धशुष्क होगा। तो एक बार इसके तथ्य आप चेक कर लेना, आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। इसका जो राइट आंसर है अर्धशुष्क ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1974 और 75 में, 1974 और 75 में किया गया था, ठीक है। सूखा संभावित कार्यक्रम कब किया गया? 1974-75 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 आ गया आपके सामने, ये रहा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद बात करें तो गंगानगर, चित्तौड़ और चूरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक अफीम जो होती है ना राजस्थान में वो चित्तौड़ में होती है। और कहाँ कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो चित्तौड़ के कानेरा में होती है, एक निम्बाड़ा में होती है, एक कपासन में होती है, एक रासमी में होती है। यह बड़ी संख्या के अंदर अफीम की खेती होती है, ये भी आपको याद रखना। और यह सांवरिया सेठ जो है, सांवरिया सेठ का जो मंदिर है वो सांवरिया सेठ पर लोग अफीम चढ़ाते हैं, क्योंकि अब उनकी अफीम की जो उपज होती है अगर अच्छी होती है तो वो सांवरिया सेठ जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। सांवरिया सेठ का मंदिर का चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको बताना।
कि दूध के मामले में जो कि अच्छी भैंस कौन सी है, तो मुर्रा है। कौन सी भैंस है भाई, मुर्रा भैंस है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मुर्रा भैंस है, ठीक है। इसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार खुंडी भी पूछा जाता है। सबसे बढ़िया जो नस्ल है ना, वो मुर्रा भैंस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है, तो चोकला भेड़ है। कौन सी भेड़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि शेखावटी में पाई जाती है। चोकला भेड़ कहाँ पाई जाती है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। बहुत शानदार सवाल है आपका। राठी, मेवाती, थारपारकर और कांकरेज। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज नस्ल जो है ना, ये जालोर के सांचो और सिरोही, पाली, बाड़मेर के आसपास पाई जाती है। राठी मैंने बता दिया आपको हनुमानगढ़ और अपना झुंझुनू और सीकर के आसपास राठी पाई जाती है। और थारपारकर ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। मेवाती अलवर और भरतपुर के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना के लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर और उदयपुर। डूंगरपुर और उदयपुर को लाभ मिलता है इसका, ठीक है। अब तक अपन ने डूंगरपुर पढ़ा था, लेकिन अब उदयपुर भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से 2 जिलों को मिलता है, तो एक तो उदयपुर, एक डूंगरपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंगाना झुंझुनू में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगाना झुंझुनू, बीदासर आपका चूरू में पड़ता है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में पड़ता है। लेकिन रेल मगरा जो है ना, ये उदयपुर में नहीं पड़ता, ये तो राजसमंद में पड़ता है। रेल मगरा कहाँ पड़ता है भाई, राजसमंद में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों से सीसा जस्ता मिलता है। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा तन्नोट सी, ये जैसलमेर में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। भाग्य, ऐश्वर्या, मंगला ये बाड़मेर में पड़ता है, लेकिन तन्नोट जो है ना, ये कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। सबसे पहला कुआं जो था वो मंगला था, 2009 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। कई बार सवाल आ गया और बार बार बनता है। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बता दी थी, ठीक है। ट्रिक क्या थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, रोज़ बताता हूँ। तो देखो ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 हो जाएगी अपनी, कितनी 826। और ये वाली जो लंबाई हो जाएगी 869 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। कौन सी ट्रिक मैं रोज़ बताता हूँ राजस्थान की लंबाई चौड़ी की, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे पिछले वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल एकदम से याद हो जाएगा। तो इसमें जो उत्तर से दक्षिण पूछा था 826, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद की बात कर लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसकी भी मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। राजनीति में महान यूपी, तो सबसे पहले आ गया राजस्थान, फिर आ गया मैं मध्य प्रदेश। राजनीति में महान से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आ जाएगा, फिर यूपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मैंने बड़े राज्य आपको बता दिए हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 का, बिल्कुल इसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने का कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विलास सिंचाई परियोजना 12 में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, 12 में पड़ती है, 12 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म को सिंचाई की जाती है। तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूरू और हनुमानगढ़। चूरू की राजगढ़ तहसील और नौहर और भादरा हनुमानगढ़, ठीक है। तो इनको सिंचाई परियोजना मिलती है सिद्धमुख नहर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो कोलायत लिफ्ट का नया नाम जो है वो क्या है आपको बताना है। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये नया नाम है, ठीक है, ठीक है। और वीर तेजाजी का पुराना नाम क्या था, आप मुझे बताओ। इसका पुराना नाम है वांगड़सर, बेरुदान वांगड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो।
अगले क्वेश्चन की ओर, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये सवाल पूछा है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कब किया गया, क्योंकि ये सवाल ऐसा है थोड़ा जो बहुत कम पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन की संभावना ज़्यादा होती है। तो अक्टूबर 2017 में वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2017 किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? अक्टूबर 2017 वसुंधरा राजे द्वारा। अक्टूबर 2017 वसुंधरा राजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खस घास का उपयोग किया जाता है। कौन सी घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और पुराने वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, अपने रिवीजन करते रहिए। बार बार वीडियो को देखो, 2-3 बार अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हो और सारे पेपर आपने देख लिए, लगभग 100 पेपर, तो आपकी 80 से 90% जीके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और आगामी जैसे मैं 50 वीडियो और बनाता हूँ, वो भी आप देख लेते हो, तो 100% आपके जीके में कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आपकी जीके एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो आप नए हो तो बस हमें थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।